हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th का एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डीएनए प्रतिकृति। ये बच्चों को लगता है बहुत ही कठिन चीज है। आइए दुनिया के सबसे आसान तरीके से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो यकीन करिए आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि क्या? डीएनए का कॉपी होना, है ना। डीएनए तो आप जानते होंगे, आपके शरीर का सबसे जरूरी यौगिक, है ना। और इसके बारे में हमने पिछले कई सारे वीडियो में चर्चा किया हुआ है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो जाके देखेंगे। मैं हल्का सा फिर भी रिकैप कर देते हैं। डीएनए का एक बहुत बड़ा सा भूलक है जो आपके हर एक कोशिका में होते हैं और आपके सभी गुण को ये कोड करने का काम करता है। जैसे कि अगर आपकी आंखों का रंग काला है तो ये एक प्रोटीन के कारण से होता है और उस प्रोटीन का निर्माण होता है आरएनए की वजह से, और आरएनए बनाया जाता है डीएनए की वजह से, है ना। तो डीएनए बहुत ही जरूरी चीज है और आपके सभी लक्षणों के लिए जिम्मेदार यौगिक है। कौन? डीएनए। तो देखिए, आपको पता है हर एक कोशिका के अंदर डीएनए, ये एक कोशिका है, इसके अंदर डीएनए, और हर वक्त कोशिका का विभाजन होकर के एक कोशिका से दो कोशिका बनता है। जब एक कोशिका से दो कोशिका बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? एक नया डीएनए का कॉपी चाहिए। तभी तो सभी कोशिकाओं में बराबर डीएनए जाएगा और सब में गुण समान रहेगा, है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहले आज सीखेंगे हम लोग कैसे डीएनए का कॉपी होता है, यानी फोटोकॉपी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप खाना खाते हैं, जो कि सब कोई, हर कोई खाते हैं, है ना। भले ही आप चावल या गेहूं या अन्य दाल वगैरह कुछ भी खाएं, इन सब ये सब चीजों के अंदर आपको डीएनए मिलता है भरपूर रूप में। तो ऐसा सुन के अजीब लगता है, लेकिन है। क्योंकि जो भी चीज, जैसे आप चावल खा रहे हैं, वो भी कोशिका का वही बना होता है और कोशिका के अंदर डीएनए मिलता ही है ना। चलिए, तो जो भी आप भोजन के रूप में डीएनए खाते हैं, ये डीएनए आपके पेट और आंत में जाकर के डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं। और पचने के बाद, पहले तो डीएनए टूटने के बाद बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना। क्या है ये न्यूक्लियोटाइड? ये छोटा सा यौगिक है ना। डीएनए जब टूटते हैं तो क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड टूटते हैं तो तीन छोटे छोटे और यौगिक में बदल जाते हैं। कौन कौन से? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरिक अम्ल। अगर आपको इसके बारे में नहीं आइडिया है तो आप मेरे पुराना वीडियो देख लेंगे, उसमें इन तीनों के बारे में अच्छे से बताया गया है ना। आइए आगे सीखते हैं। कहा क्या जा रहा है? ये तीनों के तीनों छोटे छोटे यौगिक हैं और किसके टूटने से बने हैं? न्यूक्लियोटाइड के टूटने से। और न्यूक्लियोटाइड किसके टूटने से बने हैं? डीएनए के टूटने से। डीएनए आपको कहाँ से मिलता है? जो आप भोजन करते हैं उससे। जब ये सब टूट जाते हैं तो ये सब आपके रक्त के माध्यम से आपके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। आपको पता है कि आप सभी जीव जो हैं किस चीज के बने होते हैं? कोशिका के। और इन कोशिकाओं के अंदर जब पहुंचते हैं क्या चीज? तो ये तीन चीज, तो देखिए क्या होता है, क्या क्या चीज पहुंचा है। तो पेंटोज शुगर, है ना, और नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक अम्ल, ये तीन चीज पहुंच गए हैं। अब है क्या, याद रखेंगे, ये जो पेंटोज शुगर पहुंचता है डीएनए के टूटने से, वो पेंटोज शुगर को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं उसको? डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर वगैरह आइडिया नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे, आपको बहुत इजीली बताया जाएगा। ठीक है। डीऑक्सी राइबोज शुगर होते हैं कौन सा शुगर? जो डीएनए में पाए जाने वाले चीनी होते हैं, 5 कार्बन के बने हुए चीनी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर। आगे देखेंगे, जब ये डीऑक्सी राइबोज शुगर किसके साथ जुड़ जाते हैं? किसी भी नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ जाते हैं। आपको पता है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्यूरिन, पैरिमिडीन। प्यूरिन कितने प्रकार के? दो प्रकार का। एडेनिन, गुआनिन और पैरामिडीन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये सब चीज आपको बेसिक में बता दिया जा चुका है। अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं। आइए सीखते हैं आगे।
जब मैंने क्या कहा, जब पेंटोज शुगर के साथ कोई भी नाइट्रोजन बेस जुड़ गया तो उसको आप कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। बस इतनी सी बात है, बस इतना सा। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ कोई एक फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाए, न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ जाए, फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाए, तब जो ये यौगिक बनता है उसको आप क्या बोल सकते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड। और इसके साथ में क्या जुड़ गया, एक फॉस्फोरिक अम्ल जिसको हम लोग फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस में मोनोफॉस्फेट। ये मोनो माने एक फॉस्फेट। हमें लग रहा है आप समझ पा रहे हैं। अब जब एक फॉस्फेट वाले न्यूक्लियोसाइड से एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और दो फॉस्फेट को हम लोग केमिस्ट्री में क्या वर्ड यूज करते हैं, डाइफॉस्फेट। सब ठीक। आगे सीखेंगे, जब दो फॉस्फेट वाले न्यूक्लियोसाइड के साथ एक और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट जुड़ जाए तो आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसको शॉर्ट में अगर हम लोग इमेज बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, पेंटोज शुगर कैसा वाला है, डीऑक्सी वाला है। और इसके पांचवें कार्बन पे कितने फास्फोरस लग चुके हैं, 3। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस की जगह पे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या ले चुके हैं, एडेनिन। इस संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं, DATP। क्या मतलब हुआ, ये पेंटोज शुगर कैसा है, डीऑक्सी, उसमें का डी ले लेते हैं हम लोग। और नाइट्रोजन बेस कैसा है, तो एडेनिन है, उसका ए ले लेते हैं हम लोग। और फॉस्फेट समूह कितने हैं, 3, तो ट्राई फॉस्फेट, है ना। इस संरचना को बोलते हैं हम लोग DATP। आपको लग रहा होगा ये फालतू या अजीब सी बात क्यों बोल रहे हैं आप सर, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हीं चीजों से आगे चल के डीएनए बनेगा। ये सब रॉ मटेरियल है, आप हम पे विश्वास रखेंगे और जैसे जैसे आपको मैं समझाते जा रहा हूँ चीजों को, वैसे वैसे आप बस समझते चले जाएंगे, बाकी सब आसान हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं, है ना। देखिए, अब है क्या कि अगर 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 ये पेंटोज शुगर कैसा वाला, डीऑक्सी वाले के साथ जुड़ जाए क्या, नाइट्रोजन बेस के रूप में क्या, साइटोसिन, तो इसका हम लोग नाम क्या रख देंगे, DCTP, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। चलिए, इसके बाद इसी तरह से अगर नाइट्रोजन बेस के रूप में ग्वानिन जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, DGTP। और अगर नाइट्रोजन बेस के रूप में क्या जुड़ गया, थायमिन, तो इसका नाम आप कमेंट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा नाम। चलिए, ये सब चीजें जो अभी वापस से जुड़ के ये जो बने हैं कोशिका में, ये कोशिका में बनने के बाद पहुंच जाते हैं केंद्रक में, जहां पे डीएनए से डीएनए बनेगा। तो जब ये सारी चीजें केंद्रक में चले जाते हैं तो आगे क्या होता है वो समझिए। अच्छा, इन सबको हम लोग एक साथ मिला के क्या बोल सकते हैं, DNTPs। इसका मतलब क्या हुआ, तो वही डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड और काइगो फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट यानी ट्राई फॉस्फेट। तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, DNTPs। सबको मिला करके आप बोल सकते हैं DNTPs, बहुत सारे DNTPs। आइए आगे सीखते हैं। ये देखिए, केंद्रक के अंदर जब हम लोग पहुंचते हैं, बुरा मान गए क्या, रुक तो जा भाई, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। चलो आगे सीखते हैं हम लोग। आइए,
जब हम लोग केंद्रक में पहुंचते हैं जहां पे क्या पहुंच चुका था, डीएनटीपीज, तब देखिए ये केंद्रक के जब आप अंदर पहुंचते हैं तो कुछ धागे नुमा आपको चीजें दिखाई देती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, डीएनए। क्या नाम देते हैं इसको, डीएनए। डीएनए का संरचना अगर आपको पता नहीं है तो मेरा म्यूटेशन वाला वीडियो जाकर के देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये जो डीएनए है, इसके ये जो आपको दिखाई दे रहा है डंडे जैसा चीज, इसको हम लोग बोलते हैं रज्जुकी। और रज्जुकी के जो साइड में, ये बीच में जो कुछ कुछ चीजें हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार। और ये जो एक लाइन में सजा हुआ होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम, है ना। चलिए आगे सीखिए। ये डीएनए का दोनों रज्जुकी के बीच में नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम होता है ना। होता क्या है कि जहां पे कुछ स्पेशल कोड रहता है, स्पेशल तरीके से नाइट्रोजन क्षार सजे होते हैं, और जहां से डीएनए का कॉपी होना शुरू होगा उस जगह को हम लोग कहते हैं ओ आर आई। शायद आप नहीं समझे, फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। डीएनए से नया डीएनए का निर्माण, डीएनए लगभग इतना मीटर लंबा, 2.2 मीटर लंबा होता है। डीएनए से डीएनए का जो कॉपी होना शुरू होता है वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है, किसी एक निश्चित जगह से स्टार्ट होता है जहां पे नाइट्रोजन क्षार का एक स्पेशल अनुक्रम होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, टी ए टी ए टी ए टी ए, जी जी जी, टी टी टी, एक स्पेशल टाइप का अनुक्रम है, मान लेते हैं। इसी अनुक्रम के हिसाब से अब यहाँ से डीएनए से नया डीएनए बनेगा। इसी भाग को हम लोग क्या कह देंगे अब, ओ आर आई। जहां से नए डीएनए का बनना शुरू होगा क्या कहलाएगा, ओ आर आई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कह देंगे इस भाग को, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से क्या होगा, नए डीएनए का निर्माण होना शुरू होगा। देखिए नए डीएनए के निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, दोनों रज्जुकी के बीच में, दोनों रज्जुकी के बीच में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज। ये ध्यान से देखिए, इस दोनों रज्जुकी के बीच में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज। ये ऊपर लिखी हुई है पहले से, दोनों रज्जुकी के बीच क्या आ गया, डीएनए हेलिकेज। होता क्या है, ये डीएनए हेलिकेज जो आपको नाइट्रोजनस बेस ये दिखाई दे रहा है, थाइमीन एडेनिन, इसके बीच में ये रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े होते हैं। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दोनों नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े होते हैं, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है कौन, यही कैंची, जिसका नाम अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, डीएनए हेलिकेज। आइए थोड़ा सा टेक्निकल इशू को हम लोग कुछ देर तक झेलें ताकि बेहतर चीज सीख पाए बेहतरीन तरीके से। आइए आइए, हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ चुका है, पढ़ लिया है, इन सब चीजों को हम लोग हटा देते हैं ताकि जूम इन जूम आउट में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको बेहतर कॉन्सेप्ट समझने में ना प्रॉब्लम आए। चलिए सीखते हैं, कहाँ थे हम लोग, तो आपके कोशिका के केंद्रक में पहुंच चुके थे जहां पे खूब सारा डीएनटीपीज पहुंच चुका था, है ना। और इस केंद्रक में क्या हुआ था, धागे जैसा चीज जिसे आप डीएनए कह रहे थे, डीएनए के एक विशेष अनुक्रम जहां से डीएनए का कॉपी होना शुरू होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ओ आर आई। और उस जगह पे सबसे पहले कैंची पहुंचते हैं, जिस कैंची का नाम है डीएनए हेलिकेज। क्या नाम है इस कैंची का, तो कहेंगे डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज क्या करता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ रहता है, कहेंगे दोनों रज्जुकी के बीच, सॉरी दोनों रज्जुकी के बीच में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वहीं पे क्या रहता है,
हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ देता है? यही कैंची, जिसका नाम क्या है? डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज क्या कर दिया? तो नाइट्रोजन बेस के बीच में, दोनों रज्जुकी के बीच जो नाइट्रोजन बेस है, इसके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको क्या कर दिया? डीएनए हेलिकेज तोड़ दिया, है ना। चलिए, तोड़ने के बाद आपको पता है ये यहाँ से तोड़ते तोड़ते दूसरे साइड पहुंच गए होंगे। कहाँ? यहाँ तक। ठीक है। जब ये दो रज्जुकी के बीच का डीएनए में, जो ये दो रज्जुकी के बीच का जो नाइट्रोजन बेस है, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, जब इसको तोड़ देता है, तब ये क्या होता है? थोड़ा सा खुल जाता है ये स्ट्रैंड, थोड़ा सा खुल जाता है ऐसा कुछ, और ये ऐसा खुला हुआ महसूस करता है। यहाँ तो दोनों बॉन्ड में जुड़ा हुआ था, इसीलिए कॉम्पैक्ट था, लेकिन यहाँ जैसे ही बॉन्ड बीच का टूट गया तो ये थोड़ा सा खुल जाता है और कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है ना, गुब्बारे की तरह ऐसा कुछ खुल गया बीच में। ठीक, किसके कारण से? डीएनए हेलिकेज के कारण से। इस संरचना को, ये जो खुला हुआ संरचना बन जाता है, इसके कारण क्या होता है? डीएनए के इधर भी और डीएनए के उधर भी कुंडलन बढ़ जाता है। जैसे कि एक अगर कॉइल हो जो आपस में लिपटी हुई होती है, कोई कॉइल मेरे पास है, शायद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, वाह, ये कॉइल है, काफी सारी चीजें मैंने ले आया। ये इसका उपयोग किया नहीं जाता है, बस ऐसे ही रखा रहता है। कभी कभी कुछ कुछ जानवर आ जाते हैं क्लासरूम में, है ना। देखिए, ये एक डीएनए जो कि द्विरज्जुकी है। अगर कहीं ये चीज खुल जाता है दोनों रज्जुकी के बीच में, तो देखेंगे आप, इसके इस साइड भी और इस साइड भी क्या होते हैं? कुंडलन काफी तेजी से बढ़ जाता है, और ज्यादा तेज अगर होगा तो डीएनए टूट सकता है, और डीएनए अगर टूट गया तो आपके कई सारे गुण भी टूट जाएंगे, है ना। ये डीएनए टूटना नहीं चाहिए। इसको ठीक करने के लिए आपके डीएनए पे कौन आ जाता है? डीएनए गायरेज, जिसका दूसरा नाम क्या है? टोपोआइसोमेरेज। ये क्या करता है? जैसे कुंडलन बढ़ता है, उसी को ये कम करते चला जाता है। यानी ये क्या काम कर रहा है? तो डीएनए के कुंडलन को क्या करता है? कम करता है। हमें लग रहा है ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो जाएगा, आगे समझिए। ये जो खुल गया, इसको हम लोग नाम देते हैं डीएनए बबल। बबलू, डीएनए बबल। जो खुल गया, दोनों स्टैंड और ऐसा खुला हुआ चीज दिखा, इसको हम लोग क्या के नाम दे दिए? डीएनए बबल। और डीएनए बबल के जो आधे भाग हैं, जो कि वाई आकार के प्रतीत होते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? रेप्लिकेशन फोर्क। क्या नाम देते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। इस साइड वाले को भी नाम देंगे रेप्लिकेशन फोर्क, जिसका आकार कैसा है? कैपिटल वाई के जैसा है ना। आइए आगे सीखते हैं। ये मान लीजिए हम लोग एक रेप्लिकेशन फोर्क को बना रहे हैं। इस साइड वाले को दिख रहा है आपको? ऐसे इस साइड वाले, इस साइड वाले को नहीं बनाए, बनाएंगे बाद में, अभी फिलहाल समझिए। इस साइड वाले क्या बनाए? रेप्लिकेशन फोर्क। उस पे पहले से अपने पास पहले पुराना वाला ये स्ट्रैंड है ना। रुक जाइए 1 मिनट, आधे भाग को बनाए हम लोग, है ना। सब समझ जाएंगे आप, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। हमने क्या किया? ये डीएनए जो खुला था अभी, उसको ये बना दिया, कोई दिक्कत। ये पुराना स्ट्रैंड है, जो कि एक साइड आपको पता है एंटी पोलैरिटी मेंटेन करती है डीएनए, यानी कि एक अगर 3' एंड से 5' एंड वाला होगा, तो इसके बगल वाला, इसके सामने वाला कैसा रहेगा? 5' से 3' एंड वाला रहेगा, एंटी रहेगा, है ना। यानी प्रति समानांतर रूप से ये आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आइडिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कमेंट करेंगे, उस पर वीडियो बन जाएगा, है ना। सिंपल चीज है, बहुत छोटी चीज है। चलिए आगे देखिए। अब है कि ये पुराना स्टैंड है, इससे कॉपी होके नया डीएनए बनना है, तो कैसे बनता है? तो देखिए, होता क्या है, डीएनए से डीएनए बनाने का काम मुख्य रूप से कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये दुनिया का सबसे स्मार्ट मिस्त्री है,
ये दुनिया का सबसे स्मार्ट मिस्त्री है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। लेकिन इनको थोड़ा सा समस्या होता है, 3-OH, सॉरी ये आप समझ लेना। इनको थोड़ा समस्या क्या रहता है कि काम को स्टार्ट करने नहीं आता है इनको। ये इनको हेल्प करने के लिए आता है इनका मित्र दोस्त, जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। ये आरएनए प्राइमेज यहाँ आता है 3' एंड के पास और यहाँ से बनाता है कुछ आरएनए का भाग। इस भाग को हम लोग नाम देते हैं क्या? आरएनए प्राइमर। जब थोड़ा सा आरएनए प्राइमर बन जाता है, जो कि कितने लंबे हो सकते हैं? तो 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड तक के लंबे हो सकते हैं। कौन? आरएनए प्राइमर। जब आरएनए प्राइमर बन जाता है तो इसके बाद आता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि कौन है? दुनिया के सबसे स्मार्ट मिस्त्री। आपको पता है कि अभी अभी आपने खाना खाने के बाद अपने बॉडी, अपने केंद्र के अंदर क्या ले रखा है? तो डीएनटीपी, जो इस रूप में होगा। अब होता क्या है, एक चीज याद रखेंगे, ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये काम कर सकता है किधर से किधर? 5' से 3' की ओर में। कहने का मतलब क्या? नया जो डीएनए बनाया जाएगा वो कैसा बनाया जाएगा? तो 5' पहले बनेगा, इसके बाद अगला 3', फिर 5', फिर 3', ऐसे करके बनते चले जाएंगे। आइए समझते हैं। यहाँ देखिए, ये 3 पुराना स्टैंड था 3' से 5'। इस पर जो नया बन रहा है वो कैसा बन रहा है? 5' से 3'। हमेशा याद रखेंगे, नया डीएनए बनेगा 5' से 3' की ओर में। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है, यहाँ पे कोड देखने के बाद, जैसे ए दिखा तो उसके सामने आपको पता है ए किससे जुड़ता है? टी से, और टी जुड़ता है वापस ए से, और जी जुड़ता है सी से, और सी जुड़ता है ए। ए जुड़ता है टी से, टी जुड़ता है ए से, जी जुड़ता है सी से, सी जुड़ता है जी से। ये आपको पता है पहले से। यहाँ पे अगर पुराने वाले में ए था तो फट से क्या करेगा? ये ए के सामने क्या लगाएगा? टी। तो टी वाले को पकड़ के यहाँ सेट कर देगा ऐसे 5' वाला। और आपको पता है शुरुआत में यहाँ पे क्या गो फास्फोरस रहा होगा? 3 गो फास्फोरस रहा होगा। और होता क्या है, जब अगला सेट करता है टी है तो टी के सामने क्या सेट करेगा? ए वाला। किसको पकड़ेगा? इसको पकड़ के यहाँ सेट करेगा। जब सेट करेगा तब क्या होगा? यहाँ से 2 फास्फोरस उड़ेगा और ऊर्जा यहाँ से 2 फास्फोरस निकल जाएगा और यहाँ से क्या मुक्त होगा? ऊर्जा। और ऊर्जा के कारण से ये वाला न्यूक्लियोटाइड अगले वाले से जुड़ जाता है। इसीलिए ये जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, किस रूप में चाहिए होता है? ट्राइफॉस्फेट के रूप में। क्योंकि ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट अलग होता है तो अगले एक न्यूक्लियोटाइड अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ पाता है। आगे देखेंगे इस तरीके से कौन? ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पुराने स्टैंड को देखते हुए नया कोड लगाते चले जाते हैं, है ना। और समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाता है दूसरे वाले स्टैंड पे, क्योंकि इसका दिशा कैसा है? इसका दिशा है 5' से 3' की ओर। अब इस पे जो नया डीएनए बनेगा, आपको पता है नया डीएनए किधर से किधर बनता है? 5' से 3' की ओर ही बनता है। तो 5 के सामने में 5' कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या रखता है? एंटी पोलरिटी मेंटेन करके रखता है ना। आगे देखिए फिर होता क्या है कि इसमें शुरुआत इधर से नहीं इधर से हो जाता है। जहां तक डीएनए हेलिकेज खोल के रखा होगा स्ट्रैंड को, वहां पे सबसे पहले कौन आएगा? आरएनए प्राइमर प्राइमेज, जो कि क्या लगाएगा? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर लगने के बाद आएगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और खट से यहाँ तक, यहाँ पे देखने के बाद कोड के हिसाब से आगे कोड जोड़ के नया डीएनए बना देगा। और ये कहाँ आ चुका है? जोड़ते जोड़ते यहाँ आ चुका है। बात समझ में आया? आगे समझिए फिर क्या होगा। जैसे ही ये डीएनए हेलिकेज, कौन? डीएनए हेलिकेज आगे
इन सब बॉन्ड को तोड़ना शुरू करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को। मान लीजिए यहाँ तक तोड़ दिए तो क्या होगा, यहाँ वाला डीएनए पॉलीमरेज तो यहाँ तक पहुंच चुका है पहले से, इनका हाथ छूट गया, सॉरी सॉरी, आ जाओ, यहाँ आ चुका है। ये आगे जैसे ही इसका गेट खुलेगा, ये खट से आगे न्यूक्लियोटाइड फटाफट जोड़ते चले जाएंगे। क्या जोड़ेंगे, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, टी के सामने ए। कौन सा एंड है ये, 3' एंड। लेकिन यहाँ पे तो पॉलीमरेज यहाँ आ चुका है, अब यहाँ से तो डेड एंड है, यहाँ से अब कोई भी, यहाँ से अब खाली जगह है नहीं। ये क्या करेगा, इसको भी बताएगा कि अब जो है तुम्हारा डीएनए इधर खुला हुआ है, वापस ये पीछे आएगा, लेकिन इसे काम शुरू करना आता है नहीं। तो काम शुरू कौन करके देगा, आरएनए प्राइमर। और क्या लगाएगा, सॉरी आरएनए प्राइमेज, और क्या लगा देगा, आरएनए प्राइमर। ए है तो टी, टी है तो सॉरी, ए है तो यू, टी है तो ए, जी है तो सी। इसके बाद ये क्या चीज लग गया, आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर के बाद कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहाँ अब कौन आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि क्या बनाएगा, नया डीएनए। यहाँ से यहाँ तक नया डीएनए बनाते चले जाएगा, जो आपस में यहाँ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। किस रूप में, खंड के रूप में। ठीक है, सी जी है, सी है तो जी, टी है तो ए, टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो टी। ठीक, इस तरह से नया डीएनए स्ट्रैंड बनते चले जाएगा, लेकिन किस रूप में, खंड के रूप में। वापस से यहाँ तक कौन आ चुका था, डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, आगे और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, मान लीजिए यहाँ तक। अब ऊपर वाले स्टैंड पे जो है डीएनए पॉलीमरेज कहाँ तक पहुंच चुका था, ये यहाँ तक पहुंच चुका था, है ना। और ये यहाँ तक तो पहुंच चुका था, और इनके आगे रास्ता फिर से ओपन हो गया। ये वापस यहाँ तक बनाते चले जाएंगे। जी है तो सी, जी, टी, ए है तो टी, टी है तो ए, सी है, टी है तो सी, टी है तो ए है तो टी, टी है तो ए, सी, जी, ऐसे, है ना। लेकिन इसके साथ बार बार समस्या हो जा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो आया, यहाँ के बाद देखिए इधर तो ब्लॉक है, बंदा गेट है ही नहीं इधर खुला हुआ। वापस ये पीछे आते हैं, वापस से पीछे आते हैं, लेकिन काम स्टार्ट करना है इसको आता ही नहीं है। तो कौन स्टार्ट करके देगा, आरएनए प्राइमेज। और क्या स्टार्टिंग में लगेगा, आरएनए प्राइमर। जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए। इसके बाद आएगा कौन, काम स्टार्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और यहाँ पे नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, जो कि जुड़ेगा नहीं, खाली रहेगा। और जी है, ए है तो यहाँ पे टी, है ना। और जी है तो सी, सी है तो जी, टी है, ए है तो टी, टी है तो ए, जी तो सी, जी। ठीक है, तो एक स्टैंड पे तो कैसा बना है, कंटिन्यूअसली बना हुआ है, लेकिन दूसरे स्टैंड पे क्या बना हुआ है, नया डीएनए टूटा टूटा हुआ बना हुआ है। जो टूटा टूटा हुआ वाला बनता है डीएनए स्टैंड, इसको हम लोग बोल देते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बोल देते हैं इसको, ओकाजाकी खंड। और इसका दूसरा नाम क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड, है ना। आइए इस चीज को हम लोग और अच्छे से सीखते हैं। देखिए है क्या, ये जो खंड बने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आरएनए बन गया, जबकि डीएनए में कहीं पे भी आरएनए
नहीं होना चाहिए। इसको हटाने का काम करता है एक दूसरा मिस्त्री, एक दूसरा आदमी, जो कि इसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, जितने भी आरएनए लगे हुए हैं, इधर में हो या इधर में, इन सबको हटाने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, है ना, जिसको हम लोग कोरेनबर्ग और एंजाइम भी कह देते हैं। इसके बाद आता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये भी क्या काम करते हैं, तो अगर गलती से कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड को समझ लीजिए, ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये काफी तेजी से पुराने डीएनए के हिसाब से नया डीएनए लगाता है। कितना तेजी से, तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के स्पीड से, और ये लगभग 1000 पर सेकेंड के स्पीड से, और ये लगभग 50 नाइट्रोजनस बेस पर सेकेंड के स्पीड से। होता क्या है, ये इतना तेजी से यहाँ पे नाइट्रोजन बेस देख करके तेजी से लगाता है नया, कि अगर कोई गलती हो जाए, ये पीछे मुड़ के ठीक तो करते हैं, लेकिन कभी मान लीजिए जी के सामने जी ही लग गया, क्योंकि इनको स्पीड में जी के साथ वाला सी नहीं मिल पाया, तो क्या लगा दिया, ये तत्काल के लिए जी। लेकिन इसको चेक कौन करेगा, चेक कौन करेगा, ये खुद भी कर लेगा। और साथ में इसको कौन मदद करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए सॉरी फर्स्ट और सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग किसको बोल रहे हैं, तो जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया नया डीएनए बनाते वक्त, है ना, उसको दूसरे पॉलीमरेज के द्वारा, जैसे कि कौन कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इन दोनों के द्वारा वापस से चेक किया जाता है कि कहीं से कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं जुड़ गया है। इसे ही कह देते हैं प्रूफ रीडिंग, है ना। और इसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये खुद भी काम करते हैं। जैसे आगे डीएनए देखे, ए की जगह पे टी लगा दिया, है ना, और आगे गए और जी की जगह पे जी ही लग गया, और उसके आगे गए और ए की जगह पे टी, फिर वो पीछे देखेंगे, अगर लगेंगे कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो एक पीछे जाकर के वो ठीक भी करते हैं, उनको भी आप कह सकते हैं प्रूफ रीडिंग, है ना। आगे चलिए समझते हैं। इस तरीके से डीएनए का प्रतिकृति होता है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ये मान लीजिए है एक डीएनए, है ना, ये है मान लीजिए एक डीएनए पुराना, जो डीएनए आप इसको क्या कह सकते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोल सकते हैं, जो कि किस आकार के होते हैं, कहेंगे वाई आकार की। ये मान लीजिए 3 डैश एंड है, और ये 5 डैश एंड, और ये 5 डैश एंड रहा होगा, और ये 3 डैश एंड। अब इस पर जो नया डीएनए बनता है, वो यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगता है, और फिर ये नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है 3 डैश और ये 5 डैश। लेकिन इस पर क्या होता है, बार 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 क्या, आरएनए प्राइमर लगता है, फिर नया डीएनए, आरएनए प्राइमर, फिर नया डीएनए, आरएनए प्राइमर, फिर नया डीएनए। और इन खंडों को हम लोग क्या नाम दिए थे, अभी अभी, ओकाजाकी फ्रैगमेंट या फिर लैगिंग लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। आगे समझिए एक चीज, जरूरी चीज, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड बना है, इसको आपस में जोड़ने का काम करता है कौन, कहेंगे आप डीएनए लाइगेज। ये एक एंजाइम होता है जो इनके बीच, खंडों के बीच में एक बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो इन खंडों में जो ये आरएनए प्राइमर है, क्या चीज, आरएनए प्राइमर, अभी अभी बात की हम लोग, कौन हटाने का काम करता है इसको, आरएनए प्राइमर को रिमूव यानी कि हटाने का काम कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये क्या करता है, यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर है इसको हटा देता है, और खंडों के बीच में आरएनए प्राइमर हटा दी और डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड लगा दी, और खंडों के बीच में
एस्टर बॉन्ड बनाने का काम करता है कौन? डीएनए लाइगेज। कौन काम करता है? डीएनए लाइगेज। खंडों के बीच में क्या बनाता है ये? एस्टर बॉन्ड, जिससे क्या हो जाता है? सभी खंड आपस में जुड़ जाता है ना। आगे चलिए सीखते हैं हम लोग। ये जो सतत रूप से बनता है इसे आप लोग कहते हैं क्या? लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड है ना। और और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्पलेट। क्या कह देंगे? लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। टेम्पलेट यानी कि फ्रेम। टेम्पलेट यानी कि फ्रेम है ना। इस तरीके से एक डीएनए से कॉपी होकर के दो डीएनए बनता है। और इसके आगे का चीजें हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।